नमस्कार। आप सबका इस संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे और नई कविताओं के बारे में। नई कविताओं का क्या विज्ञान है, छंद मुक्त रचनाओं का छंद कैसे पहचानें, छंद मुक्त कविता क्या होती है। तो फिलहाल सबसे पहले इस संध्या में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जब आपको कविता, कहानी, उपन्यास या किसी भी विधा के बारे में जानना हो तो पारखी दृष्टि बहुत जरूरी है, जिसे आप कहते हैं निकष। निकष यानी कसौटी। तो कौन सी कसौटी है जिस पर हम कसें? सबका तो अपनी ढपली अपना राग है, हर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार व्याख्या कर लेता है। तो हम समझें कैसे कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। इस विज्ञान को समझने में कुछ अड़चनें आती हैं, कुछ रुकावट आती है। उदाहरण के तौर पे कुछ की चर्चा हम करना चाहेंगे। सबसे पहले मुक्त छंद लिखने वाले, आप एक एक बिंदु नोट करिएगा। मुक्त छंद लिखने वाले ज्यादातर लोग निराला जी का उदाहरण लेते हैं। निराला जी, आज्ञे जी, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण सिंह, नरेश मेहता, नरेश सक्सेना और तमाम लोग जो हैं उनको ढाल बना करके बैठे हुए हैं कि कुछ भी आप कहेंगे तो निराला जी को ढाल बना लेंगे कि अगर निराला जी सही थे तो हम सही क्यों नहीं है। दूसरी चीज, कुतर्क का समर्थन करने के लिए उनका नाम लेते हैं जो चर्चित है, और जो आलोचक इसको पुष्ट करते हैं उनका सहारा लेते हैं। तीसरा सहारा कौन बनते हैं? तीसरा तर्क कहां से आता है? जो प्रोफेसर हैं, जो तमाम चर्चित पत्रिकाओं के संपादक हैं और स्वयं जो रचनाएं लिखते हैं, यदि उनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं, उन्हीं को पुरस्कार मिलता है, तो उनको हम अपना मानक बना लेते हैं, उनको आदर्श बना लेते हैं। तीन चीजें हुई। चौथी अड़चन कहां आती है? एक समय था जब निराला जी की रचनाएं क्या होती थी, रिजेक्ट हो जाती थी, नकार दी जाती थी। एक समय ऐसा आता है कि पैसा देकर के कोई भी प्रकाशित करा सकता है। पांचवी अड़चन आती है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्याख्या है। अब उसमें करना क्या है? पहली चीज, कविता बिना छंद की संभव ही नहीं है। ठीक, बिना छंद की कविता संभव ही नहीं है। पहली बात, मेरा अपना सोच है। दूसरी चीज, कोई जरूरी नहीं है कि कोई विद्वान कोई बात कहता है तो अंतिम सत्य है। दोनों बात आप ध्यान दीजिए। पहली चीज, कविता बिना छंद के संभव नहीं है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि अगर निराला जी ने कहा है ध्रुव सत्य हो। निराला जी महान हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन मानक नहीं हो सकते, और कोई व्यक्ति मानक नहीं हो सकता। तीसरी चीज, अगर जयशंकर प्रसाद की पुस्तक करुणालय या एकांकी एक घूंट पढ़िए, या जो आरंभिक रचनाएं आप पढ़िए जो उन्होंने 12, 13, 14 साल में लिख दी थी, और लोगों की रचनाएं आप पढ़िए, अगर 14, 15 साल में वो प्रतिभा कहे जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कहे जा सकते? तो चर्चित होना सही होने का पैमाना नहीं है। अगर आप चर्चित हैं तो जरूरी नहीं कि आप सही हो, क्योंकि चर्चित होने के कई आधार बन जाते हैं। आपके पास साधन हो सकता है, आपके पास सपोर्ट हो सकता है, आपके पास ऐसे लोगों का ग्रुप हो सकता है जो आपको सपोर्ट करे। तीसरी चीज, कविताओं का स्तर बिगाड़ने में दिल्ली का बहुत बड़ा हाथ है, खास करके जेएनयू के और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे, एक प्रकाशक के तौर पे नहीं बता रहा, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा आता है और हमारे तमाम प्रकाशन संस्थान है, नाम नहीं लेना ठीक है, तो पैसे के आधार पर
प्रकाशित हो जाए। कुछ भी लिखो, दिन भर में एक किताब तैयार हो जाएगी। कुछ भी लिखो, कविता बन गई। ऐसी ऐसी चीजें मैं पढ़ता हूं कि ताजुब होता है। खुद को शर्म नहीं आ रही इतना, जिन्होंने विद्यापति से लेकर के और अगेंती तक की परंपरा को पढ़ा हो, जिन्होंने बाबा तुलसी को पढ़ा हो, जिन्होंने कबीर को पढ़ा हो, और जिन्होंने संस्कृत की किताबों को पढ़ा हो, चंद बरदाई को पढ़ा हो, पंत को, घनानंद को पढ़ा हो, इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? तो पहली बात तो आप मानो कि जरूरी नहीं है कि किसी विद्वान की बात मानक हो। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि निराला ने जो कहा हो अंतिम सत्य हो। जरूरी नहीं है कि नामोर सिंह ने जो कहा वो अंतिम सत्य हो। ये सब मनुष्य हैं, कोई भगवान नहीं है। ठीक है, मौलिक सोच जिनकी थी, एक दौर था वो चर्चित हो गए, और उनकी मौलिक सोच पैमाना बना दी गई, मानक बना दी गई। इसके बाद एक धन बल का समय आया कि लोगों ने जबरदस्ती, अब आप देखो निराला जी को बड़ा सम्मान दे रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल को इनकार कर दे रहे हैं। अभी एक सज्जन है, उनका नाम है कमल भारती, दलित चिंतक है। इन्होंने एक विरोधी स्वर उठा दिया रामचंद्र शुक्ल जी की ओर कि वो कहते हैं कि ब्राह्मणवादी हैं। क्यों? उसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण यह भी है कि रामचंद्र शुक्ल ने एक निबंध लिखा, कविता क्या है, और उस निबंध को कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि उसकी कसौटी पर खुद वही फेल हो जाता है कि नहीं? तो विचारणीय प्रश्न है कि कसौटी किसको बनाएं? व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन टू जज द लिटरेचर? साहित्य को मूल्यांकित करने के लिए किस प्रकार की कसौटी को आधार बनाएं? तो अपनी मौलिक सोच के आधार पर इस बीच हमने कई चीजों को खुद अपने स्तर पर उठाने का प्रयास किया है। बड़े स्तर पर समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिसमें से 3-4 बिंदु मैंने उठाए हैं। सबसे पहला बिंदु मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के उठाया था। आप लोग देख रहे हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है, देखें और प्रचारित करें इसको। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के मैंने उठाया कि जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर के आज तक की परंपरा, यानी कि 2020 तक की परंपरा में, चूंकि हिंदी साहित्य हम पढ़ाते भी हैं, तो मैंने जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक, उसके बाद आचार्य विश्वनाथ की किताब, रामचंद्र शुक्ल की किताब, धीरेन्द्र वर्मा जी की किताब, राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, विजेंद्र स्नातक जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, योगेंद्र प्रताप सिंह, ये जितने भी चर्चित विद्वान हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सबको मैंने देखा। कुछ में ईमानदार कोशिश है, लेकिन नए तो बहुत बेईमान है। 47 के बाद के जो है, मधुरेश जी की किताब है हिंदी आलोचना का विकास। उन्होंने लिखा है कि आलोचना दरबारी हो गई है। अभी 2-3 चैनलों पर हिंदी साहित्य के इतिहास पर वेबिनार आयोजित हो रहा है, लेकिन सिर्फ अपने परिचितों की चर्चा करते हैं लोग। जो उनका खास होता है वही साहित्यकार है। एक बेईमानी छोड़िए, आप अगर आलोचक हैं तो ढूंढ ढूंढ करके, जरूरी नहीं है कि आपके प्रकाशन से कोई किताब छपी हो, कहीं बाहर से छपी हो, आप पत्रिकाओं को तलाशो और सब तलाशो। अगर आप चाहते हो कि प्रतिभाओं को बाहर लाएं तो एक बार आपको प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो अहंकार बहुत बड़ी बाधा है आलोचना में। आलोचक को लगता है कि हमें उद्धार करते हैं साहित्यकार का, और सही बात है, साहित्यकार को सामने लाने में आलोचक का बड़ा हाथ होता है। लेकिन मैंने अभी गौर से हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो संगोष्ठियां हो रही हैं, नाम नहीं लेंगे, कई चैनलों पर हो रही हैं, मैं उसको सुन रहा हूं। आदिकाल पर है, रीतिकाल पर है, भक्तिकाल पर है, कुछ ग्रुप वाले आमंत्रित करते हैं। मैंने एक पूर्वाग्रह लेकर के, एक सज्जन है, उनका भी नाम हम नहीं लेंगे, यहाँ पर नाम नहीं ले रहे, नाम हम आगे चल के बताएंगे। उन्होंने जो है कबीर बाबा को लेकर के, तुलसी बाबा को लेकर के बहुत नकारात्मक बातें कही, और जबकि वो अपने समय में उन लोगों की अपनी भूमिकाएं थी, है ना। तो हमें पूर्वाग्रह छोड़ देनी चाहिए, है ना, पूर्वाग्रह छोड़ देनी चाहिए।
हमको एक ईमानदार कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो कई बिंदुओं पर मैंने प्रयास किया है विचार करने का, लिखने का। जैसे कुछ हमारे सूत्र वाक्य हैं जो बहुत विरोधी वाक्य हैं और नए वाक्य हैं। जैसे हम कहते हैं कि भारतवर्ष के किसी कालखंड में किसी भी क्षेत्र में जातिवाद नहीं था, आज भी नहीं है। अब लोगों को बड़ा ताजुब लगता है, क्योंकि गांव में देखते हैं कि छोटी जात के लोग अपमानित हो रहे हैं, तमाम और हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि भारतवर्ष के किसी कालखंड के किसी क्षेत्र में जातिवाद नहीं था। कुछ मौलिक बिंदु हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते, इसलिए उपेक्षित हैं। आज कोरोना काल में आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग था वो किसी जमाने में, दूर रहने वाला बात। जैसे जिस प्रकार लोग रहन सहन रहते थे, दूर रखा जाता था। वो दिमाग में आ गया लोगों के, वो तो कमजोरी थी। ऐसे ही कविताओं में है। मैं कहता हूं हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने बड़ी बेईमानी की, अच्छी अच्छी रचनाओं की जिक्र ही नहीं किया। तो ऐसे ही नई कविताओं के बारे में है। तो नई कविताएं जो हैं, आपकी छंदमुक्त रचनाएं हैं, उनके विषय में दो बातें आपको पहले फिर जोड़ दे रहे हैं। पहली बात, बिना छंद के कविता लिखी नहीं जा सकती है। अगर लिखी गई है तो उसका भी अपना छंद है, ध्यान दीजिए, भागिए मत इससे। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि निराला जी और अज्ञे जी हमारे मानक बन जाएं। अपने समय में लोगों का योगदान था, लेकिन कोई व्यक्ति भगवान नहीं है। आप लेकिन फिर भी एक कसौटी होती है और भाग नहीं सकते आप उससे। तो आज अपनी दो कविताओं के माध्यम से आपको एक इशारा करेंगे, और ये श्रृंखला हम चलाएंगे, कुछ दिन अभी बताएंगे, कल भी, परसों भी, नरसों भी। तो पहली बात, हमारा वेद जो कहता है, वेद कहता है कि 6 अंग हैं वेदों के: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब आप पढ़िए इसको, भागिए मत। बहुत लोग पांडित्य वाली बात कह करके आसान चीज निकाल लेते हैं, उथली चीज निकाल लेते हैं, अध्ययन नहीं करना चाहते। आप पढ़िए, बहुत बड़ा खजाना है उसमें। ठीक है, अब एक उस छंद, जो छंद है उसमें एक गायत्री छंद भी था, एक अनुष्टुप छंद था, जगती था, त्रिष्टुप था, जिसे गायत्री छंद है, गायत्री मंत्र जिसे आप कहते हैं, छंद कहा जाता है उसे। कोई कविता नहीं, लेकिन छंद कहा जाता है। अब 3 बात ध्यान देना है। सबसे पहले, वेद के जो अंग हैं उनमें एक है छंद। वेद यानी विद धातु से वेद बना है। विद माने होता है जानना, टू नो। वेद यानी जानने योग्य वस्तु, जो भी जानने योग्य है वो वेद है। ठीक है, आध्यात्मवादी परमात्मा को वेद कहते हैं। जो लौकिक मत के समर्थक हैं, लौकिकवाद के समर्थक, वो संसार को वेद कहते हैं। और कुछ रहस्यवादी हैं जो सत्य को कहते हैं, भाई चलो सत्य कुछ भी होगा। लेकिन वेद माने होता है जानने योग्य वस्तु, उसमें एक छंद है। दूसरा बिंदु, छंद यानी कि 6 चीजों को जानेंगे तब आप वेद को समझेंगे: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब छंद क्या है, तो परिभाषा देता है वेद: आच्छादनति इति छंदः, जो आपको ढक ले। छादन करना, ढक लेना, छंद है। तो ढकना क्या है, जो आपको ढक ले। कुछ रचनाएं ऐसी हैं, बिल्कुल नई रचनाओं की विधाओं में है, लेकिन रोने लगते हैं सुन करके, उनका अपना विज्ञान है। आच्छादनति इति छंदः, और दूसरी परिभाषा है आह्लादयति इति छंदः। आह्लादयति, जो आह्लादित करे वो छंद है। कहीं नहीं लिखा है 16 मात्राएं हो, 20 मात्राएं हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा है मात्राओं के बारे में नहीं। इसमें लिखा आच्छादनति इति छंदः, आह्लादयति इति छंदः। और सभ्यता के विकास क्रम में तमाम बातें आती हैं। सभ्यता के तरीके बदलते रहते हैं, सभ्यता के पैमाने बदलते रहते हैं, है ना, संदर्भ बदलते रहते हैं। तो कहीं मात्राओं की बात नहीं की गई थी। चौथी चीज, लयात्मकता। छंद में लयात्मकता होती है।
नई कविताओं के रूप में हो, यानी छंदमुक्त रचनाओं के रूप में, छंदबद्ध रचनाओं, उसमें लयात्मकता, और लयात्मकता है, और अगर आपको वो आच्छादित कर लेता है तो छंद है। तो मैंने पहले कहा आपको कि बिना छंद के कविता संभव नहीं है। और दूसरी बात मैंने कहा कि किसी भी नैको मुनि यस्य मतम प्रमाणम, किसी भी मुनि का, किसी भी ऋषि का, नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम, युधिष्ठिर ने यक्ष से बताया था कि किसी का मत प्रमाण स्वरूप नहीं है कि यही अंतिम सत्य है। तो कोई भी कहे, विद्वान लोग तो विनम्र होते ही हैं, तो आपको बताएंगे, लेकिन हठ नहीं। तो उसमें एक लय होती है। अब लय देखो, अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, लय होती है। दूसरी चीज, जो संदेश होता है, नई कविता, छंदमुक्त जो कविता होती है, उसमें विशेष करके कभी कभी तीनों शब्द शक्तियां आ जाती हैं, अन्यथा नई कविता में व्यंजना शक्ति प्रमुख होती है। अब आप कहो कि व्यंजना शक्ति तो रहस्यवाद में आती है, व्यंजना शक्ति तो उसमें आध्यात्मिक रचनाओं में आती है। ऐसी कोई बात नहीं है। नई कविताओं की सबसे खास बात होती है इशारा करना, कटाक्ष करना, और उसमें एक लयात्मकता होती है, अव्यक्त लयात्मकता जो कि व्यक्त होती है। अव्यक्त लयात्मकता, छंदात्मकता यानी लयता है, और तीसरी चीज कि उसमें व्यंजना शक्ति है। अब व्यंजना शक्ति की बात हम क्यों कर रहे हैं? रचनाएं अक्सर मेरे पास आती हैं तो मैं पढ़ता हूं। अब जैसे नई कविता लोग कैसे लिख रहे हैं, एक ग्रुप में मुझे आमंत्रित किया गया, कविता, उसमें एक लड़के ने कविता लिखा कि वर्षा का समय है, खेत में पानी भर गया है, और महिलाएं अपने साड़ी के को थोड़ा ऊपर करके, बांध करके, जोड़ा बांध करके, और छप छप धान की रोपाई कर रही हैं। अब बताओ, ऐसा अगर लिखा जाए तो भारतवर्ष में 1.5 अरब जनसंख्या है, तो 1.5 अरब कवि हो जाएंगे। समझ बात आ रही है? 1.5 अरब कवि हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति कवि है फिर। अब यही बात कोई बड़ा प्रोफेसर लिखता है तो पता लगा अवार्ड भी मिल जाता है। एक कविता को अवार्ड मिला था जिसको कि विद्वानों ने कह दिया था अश्लील है, इसको अवार्ड मिल गया क्योंकि अवार्ड देने वाले जो थे उसके थोड़ा खास थे। तो ऐसी कुछ भी, आप कुछ भी लिखो, आपकी अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन कसौटी पर जरूरी नहीं कि सत्य हो। अब आप खुद ही संपादक हो और लिख सकते हैं, एक अलग बात है, जबरदस्ती है। तो पहले बात, कविता में जो नई कविता है वो इशारा करती है, व्यंजना शक्ति उसके अंदर जरूर होती है, कटाक्ष करता है, संकेत करता है, और उसमें वो लयात्मकता होती है जो कि अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त होती है। एक बिंदु और होता है, अधिकांश जो नई कविताएं होती हैं वो जैसे क्षणिका होती है। क्षणिका जानते हैं, कम शब्दों में ज्यादा कह देना। ठीक है, अगर आपको पूरी किताब लिखनी है नई कविताओं की तो आप उसको बेईमानी से कविता क्यों कहते हो? आप गद्य में लिखो उसको, आप गद्य में लिखो उसको। तो जिस प्रकार से छंदों में प्रतिभा होती है तो छंदमुक्त रचनाओं में भी प्रतिभा होती है। अज्ञे जी की एक कविता है, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, आपने पढ़ा होगा, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान। उसकी पंक्ति पे ध्यान दीजिए कि वो जापान की कहानी है। वो महारानी है, बुद्ध के मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए फूल के पास आती हैं। मैंने बुद्ध से प्रार्थना करती हैं सारी कि मैं आपके पास आई हूं लेकिन फूल नहीं ले आ पाई, क्योंकि उस मुग्धा को कपती डाली से बिलगा न सकी। उसको मुग्धा कहा उन्होंने। और जो पुष्प जहां भी है, अस्पृष्ट अनाविल अनाघ्रात अर्पित करती हूं बुद्ध, जो फूल जहां से वहीं अर्पित करती हूं। इस कविता क्या खूबसूरती है। ठीक है, तो बात लंबी न हो इसलिए 2 कविताएं आपको अपने सुनाएंगे आज, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। इस पर हम कुछ चर्चा भी करेंगे। देखिए, एक मैंने नाम लिखा है यहां पर, वर्ष गए वर्षा फिर मचले। ठीक है, इसको हम सुनाते हैं।
किताब है कुंदन की पतवार, लॉकडाउन के बाद किताब उपलब्ध हो जाएगी। वर्ष गए वर्षा फिर मचले, सुना है मैंने, आप ध्यान दीजिए, सुना है मैंने एक श्रृंगी मृग के बारे में। एक श्रृंगी, अगर आपने सुना हो, एक श्रृंगी मृग जो होता था, हड़प्पा सभ्यता में पूजा होती थी उसकी। सुना है मैंने एक श्रृंगी मृग के बारे में। उस मृग में पवित्रता का आरोपण, समाज के ऊर्ध्वमुखी विकास के बीजारोपण का एक आह्वान था। खैर, घने बाग में रहा कुलाचें भरता मृग, भूल गया खुद की तन्हाई। एक खेत से दूजे में, खुले गगन के नीचे खुद से क्रीड़ा करता। उसकी मस्ती देखा करते मुग्ध भाव से वे यायावर मेघ, कि मानो उनका सुंदर छौना ही खुद खेल रहा हो। उमड़ पड़े मेघों की आंखों के कोरों से पावस के कीर्तन करते कुछ मोड़। अब यहां पर व्यंजना शक्ति आई। उमड़ पड़े मेघों की आंखों के कोरों में पावस के कीर्तन करते कुछ मोड़, तोड़कर मर्यादा का बांध कि बह जाने को आकुल। थमी अचानक किसी एक दिन आहट उन निर्दोष कुलाचों की। उस मृग को मार दिया गया था। थमी अचानक किसी एक दिन आहट उन निर्दोष कुलाचों की। लहरी खबरें नई सभ्यता के विकास के दुर्दम सांचों की। लहरी खबरें नई सभ्यता के विकास के दुर्दम सांचों की। किसी दिशा में लुप्त हो गई मृग की सांसें। लगा कि जैसे मुखर प्रकृति का नृत्य थमा हो, अथवा दिव्य विधा का मधु आह्लाद थमा हो। बिखर गई सब धुनें प्रकृति के मधुफल चुनते बेसुध हाथों की। दिवा स्वप्न में खोई बातों की। तब से अब तक सभ्य गगन के नई रीति की सभ्य चाल में कुंठित है धनराशि धरा की। अरे मनस्वी मृषा बोध की मृग मरीचिका से कुछ तो बाहर झांको अब। ताको सब धू धू जलकर राख हो रही बलगा थामो। बलगा ने लगाम। अरे मनस्वी मृषा बोध की मृग मरीचिका से कुछ तो बाहर झांको अब। ताको सब धू धू जलकर राख हो रही बलगा थामो। निष्ठुर हाथों का निर्वाचन रद्द करो देकर निर्वासन। निष्ठुर हाथों का निर्वाचन रद्द करो देकर निर्वासन। अब तो पहरों से आवृत नैराश्य मग्न उन भोली आंखों में आशा की दीप जले, आशा की ज्योति जले। वर्ष गए वर्षा फिर मचले, वर्ष गए वर्षा फिर मचले। अब इसकी व्याख्या करने का समय मेरे पास नहीं है और आपका समय भी लेना नहीं चाहेंगे, तो जैसे एक इशारा मैंने इसमें किया। दूसरी नई कविता मैंने अपनी ही कविता का नाम लिखा है तितली की बाछें खिली। जैसा कि मैंने बताया कि नई कविता में व्यंजना शक्ति प्रधान होती है। वो कविता क्षणिका के रूप में हो सकती है, लंबी कविता हो सकती है। नई कविता की सार्थकता तब है जैसे व्यंजना शक्ति होती है उसमें। अभिधा अगर लिखना हो तो आप उसको गद्य कह देंगे फिर, अगर नई कविता की विधा में। तो खैर, तितली की बाछें खिली हरी घास के पत्ते पर, हरी घास के हिलते पत्ते पर बैठी मुस्काती तितली ने गाया गीत अनसुना। हरी घास के हिलते पत्ते पर बैठी मुस्काती तितली ने गाया गीत अनसुना। धूप गुनगुनी ओढ़े तितली उड़ी नील नभ की अनगढ़ सीमा को पाकर। मुग्ध भाव से लुढ़क लुढ़क कर उड़ती तितली उतरी थोड़ा अधो गगन में। भटकैया के पीले फूलों से कुछ कुछ स्पर्धा करती। भटकैया का फूल अगर आप जानते हो ठंडी के मौसम में खिलता है। भटकैया के पीले फूलों से कुछ कुछ स्पर्धा करती बैठ गई भटकैया की हिलती डाली पर। तनिक अलसाई तितली फिसल पड़ी भटकैया की तीखी डाली से। हवा सर्र करती गुजरी पंखों से होकर सिहरन सी कुछ उठी अचानक पोर पोर में।
अब यह दृश्य था। अब दृश्य का अर्थ उसी कविता के आगे, मन की लापरवाह कला से भीगी भीगी, मन की लापरवाह कला से भीगी भीगी अंतरधारा, मन की लापरवाह कला से भीगी भीगी अंतरधारा, जाने किस करवट बैठा दे बंशी धुन पर थिरक प्रतीक्षित। मन की लापरवाह कला से भीगी भीगी अंतरधारा, जाने किस करवट बैठा दे बंशी धुन पर थिरक प्रतीक्षित। थिरकन को आकुल सारा अस्तित्व प्रकृति का भटक न जाए, कटु मेधा के मृषा फंद में। फंद यानी चाल, मेधा यानी बुद्धि। थिरकन को आकुल सारा अस्तित्व प्रकृति का भटक न जाए, कटु मेधा के मृषा फंद में। मधु पीड़ित परिवार शकट का, शकट माने बैलगाड़ी होती, गाड़ी। मधु पीड़ित परिवार शकट का पार नहीं कर पाने की अनगढ़ प्रतिभिज्ञा ताव दे रही, झुकी अचानक सहज बोध के सजग वृंत पर। ये जो है उस दृश्य का ये था। देखो सॉरी, ये कविता है, लेकिन ये रोज आप नहीं लिख सकते इसको। अब देखिए, तितली जब नीचे आती है, चौकन्नी होकर उस पल से तितली ने आंखें मटकाई। चौकन्नी होकर उस पल से तितली ने आंखें मटकाई, पंख झटक कर अधोमुखी होकर थोड़ा नीचे आकर के, अधोमुखी होकर थोड़ा सा, फिर ऊपर उन्मुक्त गगन में छोड़ दिया खुद को। अधोमुखी होकर थोड़ा सा, फिर ऊपर उन्मुक्त गगन में छोड़ दिया खुद को। अब देखिए इसका अर्थ मैंने 4 पंक्तियां बताई कि चौकन्नी होकर उस पल से तितली ने आंखें मटकाई, पंख झटक कर अधोमुखी होकर थोड़ा सा, फिर ऊपर उन्मुक्त गगन में छोड़ दिया खुद को। अब देखिए इसका अर्थ, कला बघार रही जिज्ञासा इस दुनिया की, कला बघार रही जिज्ञासा इस दुनिया की, लेकिन ऋतु की बात न है कुछ। दंद फंद में भटक गई है तानबीन की, क्यों कर तरसे पूर्ण चांद को घेर रहा आलस उजियारा अर्थहीन है। अब इसके अंतिम पैरा में आते हैं। तितली को अब खुले गगन में मीत अनाहत बेसुध हो आवाज दे रहा। तितली को अब खुले गगन में मीत अनाहत बेसुध हो आवाज दे रहा। तितली का अस्तित्व द्वार से बाहर आकर, तितली का अस्तित्व द्वार से बाहर आकर हल करता है पूर्ण पहेली की अभिलाषा। मुग्धा जैसी शीलधार तितली मुस्काई, मुग्धा जैसी शीलधार तितली मुस्काई, आहट पा प्रीतम की सुंदर अनुगामिन सी ढली नेह में। आहट पा प्रीतम की सुंदर अनुगामिन सी ढली नेह में, आंखों से आंखें मिली तितली की बाछें खिली, तितली की बाछें खिली। तो मैंने 2 सुनाया आपको, वर्ष गए वर्षा फिर मचले, तितली की बाछें खिली। तो नई कविता का विज्ञान है, और छंद मुक्त होते हुए भी उसमें एक ऐसा छंद है जो कि उसकी लयात्मकता को ले आता है। और मैंने फिर कहा आपको, अगर आप अभिधा में लिखते हैं नई कविता, तो नई कविता नहीं बल्कि मजाक है, तो कोई भी लिख सकता है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, एक कविता जैसे एक बहुत बड़े चर्चित आदमी हैं, आलोचना बहुत बढ़िया लिखते हैं, नई कविता तो खिलवाड़ करते हैं, हम नाम नहीं लेंगे। तो उनकी कविता कैसे रहती है, जैसे जबरदस्ती चिंतन करने को बाध्य करता हुआ आदमी। जैसे मान लो कोयल बैठी है, अब आप कहोगे कोयल बैठी है, पेड़ पर कोयल कू कू कर रही है, सुनने वाला कोई नहीं, कैसा जमाना आ गया, ऐसे ऐसे कविता लिखते हैं। तो ये तो मजाक की बात है। तो आपको कसौटी पर चलना चाहिए। और किसी नए को मुनि ही यस्य मतम प्रमाणम महाजनो विनगतः सपंथा। तो अगर हमें आदर्श बनाना हो तो हम नरेश सक्सेना को आदर्श क्यों बनाएं? हमारे सामने आदर्श बहुत लोग हैं। अच्छा, एक भ्रम और है। भ्रम क्या है? जैसे एक कविता है नौका विहार, पहुंची जपला जब बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। या उसमें पंक्ति है, इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत जीवन शाश्वत उद्गम, शाश्वत लहरों का रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, शाश्वत जीवन नौका विहार। या कामायनी है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। तो देखो, पाठक को क्या लगता है कि इन्होंने कठिन लिखा है। अब बड़े बड़े प्रोफेसर कहते हैं निराला जी ने
पंत जी ने कठिन लिखा, जयशंकर प्रसाद जी ने कठिन लिखा। तो भाई आपने पढ़ाई क्या किया? कोई किसान थोड़ी कविता पढ़ने आएगा। आप अध्ययन करो, उनकी रचना में गरिमा तो थी। दूसरी चीज, लोगों को लगता है अगर कठिन शब्दों का इस्तेमाल, देखो दो तरह के लोग हैं, कठिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हम जयशंकर प्रसाद बन जाएंगे, और लोगों को लगता है अगर हम बिगाड़ देंगे तो निराला बन जाएंगे, और दोनों बातें गलत हैं। न तो निराला बेवकूफ थे, न जयशंकर प्रसाद बेवकूफ थे। जयशंकर प्रसाद जी की अपनी गरिमा है लिखने की, और निराला जी की अपनी गरिमा है लिखने की, और निराला जी की हर नई कविता में छंद है किसी प्रकार से। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत तूने जो पाई रंगों आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कै पीट लिस्ट। सॉरी। आप उनकी कोई कविता पढ़ ली, नई कविता, भिक्षुक पढ़ लीजिए, तोड़ती पत्थर पढ़ लीजिए, राजे ने रखवाली की, आप कोई कविता, उसमें एक लय मिलेगा आपको। तो विनय लय के नई कविता या कोई भी कविता संभव नहीं। छंदहीन कविता होती ही नहीं है, शर्तों से मुक्त होती है, लेकिन कसौटी से मुक्त नहीं होती। ठीक, और किसी विद्वान का मत प्रमाण स्वरूप नहीं है। तो ये हमारी बात हो गई। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दो चार नाम मुझे दिख रहे हैं तो नाम हम ले सकते हैं। डॉक्टर संगीता सिंह, तो आपका स्वागत है दीदी। जीतो शिवाजी, स्वागत है आपका। शिव प्रकाश दास जी हैं, आपका भी स्वागत है। अकिंचन धर्मेंद्र जी का भी स्वागत है, दिनेश जी का भी। संगीता दीदी कह रहे हैं बहुत सुंदर जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित प्रबुद्ध शर्मा, अच्छा एक मिनट, अनाम विश्वजीत हैं, विजय सौदाई हैं, सागर जोशी, अजय पाल, बुधाराम बुद्धू आजाद, डॉक्टर महेश शांकधर जी हैं। जीतो शिवा कह रहे हैं आप समय ले लो मान्यवर, हमारे लिए सौभाग्य है। तो चलो कल फिर बात करेंगे। जीएल चित्रकूटी हैं, अभय जी हैं, बहुत बढ़िया जानकारी। तो आप सबका बहुत बहुत जो है धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। आप जुड़े रहें। निकष प्रकाशन की शुरुआत ही इसीलिए की गई है। निकष माने होता है कसौटी। निकष एक पत्थर होता था जो रत्नों को माने परखने के लिए इस्तेमाल होता था। तो आप जो है देखिए, जीएल चित्रकूटी जी का आ गया कि बहुत सुंदर बात लगी आपकी, किसान कविता पढ़ने नहीं आएगा। यदि लोग कविता को समझना चाहते हैं तो अध्ययन करें, सही बात है। तो खैर हमने इसलिए बात कही कि देखो इतनी भगवान ने जो प्रतिभा दी, हम लोग लिख रहे हैं, लोगों लिख रहे हैं, लेकिन इसको लोग अनादर कर रहे हैं। सिर्फ अपनी कमजोरी को सही साबित करने के लिए प्रतिभाओं का अनादर कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और मैंने तो कई इसलिए कुछ चिन्हित किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU, JNU और तमाम विश्वविद्यालय अपने देश की, मैंने चिन्हित तमाम प्रोफेसरों को लिस्ट बनाया है कि जिनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन प्रतिभाओं को लोग दूर से भगा देते हैं। तो और हम सबको बुला रहे हैं कि प्रतिभाओं को, जो प्रतिभाएं हैं, इच्छा का तो कोई अंत नहीं है ना। तो प्रतिभाएं जो हैं उनको मंच मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। तो मैं तो अपने प्रकाशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे प्रकाशन में अभी 2 प्रकाशन और नए जुड़े हुए हैं, और इसीलिए निकष प्रकाशन समूह है, तो इसमें 2 नए प्रकाशन अभी फिर आए हैं। तो समूह मेरा बढ़ रहा है, और हम चाह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान की जो अन्य भाषाएं हैं, यानी कि 22 भाषाएं संविधान में हैं, तो उनको भी आगे लाया जाए। और भोजपुरी के लिए मेरे पास प्रस्ताव आया है कि भोजपुरी का स्तर लोग गिरा रहे हैं, तो उस पर भी कुछ काम हो रहा है। तो बस आप लोग जुड़े रहें, बड़ी खुशी की बात है। और कल हम लोग फिर जो है पर चर्चा करेंगे, और छंद मुक्त कविताओं को भी छोड़ेंगे नहीं। अभी कल अगले भाग पे चर्चा करेंगे। कल भिन्न प्रकार की रचना होगी, आज भिन्न प्रकार की थी। आज व्यंजना शक्ति ही व्यंजना शक्ति सब में थी, कल व्यंजना शक्ति ही रहेगी, लेकिन वो आपको अभिधा जैसी लगेगी। ठीक है, तो फिलहाल यहीं लेते हैं विराम। आप सब अपना ख्याल रखें, समय थोड़ा सा नाजुक है। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम लेते हैं विराम। नमस्कार, जय हिंद।